नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है प्राचीन बिहार का इतिहास। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब भी दोस्तों हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। वे 3 भाग हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। दोस्तों अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि हमें अध्ययन में सुविधा हो। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिस समय लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, यानी कुछ लिखे नहीं गए थे। उस कालखंड को हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं और इसमें मुख्य रूप से स्टोन एज आता है, यानी कि पाषाण काल, जब मानव पत्थरों पे आश्रित था, पत्थरों के बने घरों में रहता था, पत्थरों से बने वस्तुएं प्रयोग करता था, पत्थरों से आग जलाता था। तो उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। और इस पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो आइए हम इसको देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर हम पाषाण काल की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ से आदिमानवों के चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बुर्जहोम कश्मीर में जो कि स्थित है, इसके अलावा मेहरगढ़, कोल्डिवा, तो ये सभी स्थल पाषाणकालीन प्रमुख स्थल हैं। लेकिन हम यहाँ पे भारतीय प्राचीन इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिहार के प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी या बिहार के अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम जो भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे उसको हम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे कि बिहार के क्षेत्र में उस इतिहास क्रम से कौन सी घटनाएं हैं या फिर उस इतिहास से जुड़े हुई कौन से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहले पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल में जाएंगे, फिर हम ऐतिहासिक काल में जाएंगे। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है उसके भारत के यानी कि बिहार से ही काफ़ी सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो यहाँ पे भीम बांध जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा शेर घाटी जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा जेठियन घाटी जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये तीनों ही पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं, यानी कि यहाँ से पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य पाषाणकालीन स्थलों में मुंगेर और नालंदा फिर से हैं। मुंगेर का भीम बांध स्थल और नालंदा का जेठियन घाटी से हमें पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर अगर हम नव पाषाण काल के देखें तो यहाँ पे चिरांद जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चिरांद जो कि सारण जिले में स्थित है और चेचर जो कि वैशाली जिले में स्थित है। इसके अलावा सिनुवार जो कि रोहतास जिले में स्थित है। तो ये 3 प्रमुख स्थल हैं नव पाषाण कालीन, जहाँ से नव पाषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हम यहाँ पे हमारा आता है ताम्र पाषाण काल। दोस्तों ताम्र पाषाण काल का मतलब है कि जब तांबे की खोज हो गई। आप जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा ही है। तो जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा तो उस युग को हम नाम दे देते हैं ताम्र पाषाण काल। तो बिहार में ताम्र पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वे प्रमुख स्थल हैं चिरांद, चेचर, पटना का मनेर और सोनपुर। ये प्रमुख 4 स्थल हैं जहां से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन सभी स्थलों को याद रखेंगे। विशेष करके चिरांद और चेचर कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो चूंकि इस प्रकार ऑप्शन के हिसाब से हमें सबको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में कौन सा पाषाण कालीन स्थल नहीं है। तो उसमें ये सारे नालंदा, मुंगेर, गया और ये सभी जिले या फिर उनके स्थल रहेंगे, तो आराम से हम वहाँ से इसको आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन स्थलों से क्या प्राप्त हुए हैं। तो इन स्थलों से अगर हम देखें तो पाषाण उपकरण मतलब कि पत्थरों से बने औजार। इसके अलावा अस्थि उपकरण यानी कि हड्डियों के बने औजार। इसके अलावा उत्तरी काले मृदभांड एवं लाल काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्रमुख वस्तुएं हैं ये इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, हमें इसमें इतना ही अध्ययन करना है कि बिहार में पाषाण कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं एवं उन स्थलों से कौन कौन से प्रमुख वस्तुएं या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों अब आगे आइए हम आगे चलते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिस समय लेखन शैली का तो विकास हो गया था, उस समय कुछ लिखे गए थे लेकिन हम आज तक उनको पढ़ नहीं सके हैं। तो उस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मुख्य रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, जिसका समय लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक मानी जाती है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी तिथि का निर्धारण अलग अलग तरह से किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे गए हैं कुछ साहित्यिक या फिर किसी भी प्रकार की वहाँ पे लिखाई हुई है, लेकिन हम उसको आज तक उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र था भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार तक नहीं हुआ था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। यानी कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था या अभी तक ऐसे कोई स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार तक नहीं था, इसलिए हमें इस काल में बिहार के बारे में कोई अध्ययन नहीं करना है। तो हम आइए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल। दोस्तों ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जिस समय कुछ लिखे गए हैं, साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, लेखन शैली का विकास हो गया था और हम उन रचनाओं को, उनकी लिखावट को हम आसानी से अभी पढ़ सकते हैं। तो उस काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से वैदिक काल आता है। वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 बीसी तक मानी जाती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल, जिसका समय हम 1000 बीसी से 600 बीसी तक मानते हैं। और फिर इसके बाद महाजनपद काल आता है। 600 बीसी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति होती है और 16 महाजनपदों का हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो ऐतिहासिक काल में हमें इन सब का अध्ययन करना है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए बिहार से महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो दोस्तों सबसे जो प्राचीनतम वेद है, 4 वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हमें बिहार के लिए या बिहार के निवासियों के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि कीकट का मतलब होता है पापी यानी कि तुच्छ लोग। दोस्तों हम जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका भी निवास सप्त संधव प्रदेश में था, यानी कि वे अभी बिहार में यानी गंगा नदी के पार अभी नहीं आ पाए थे। इसलिए जो आर्य थे बिहार में निवास करने वाले मनुष्यों को वे हीन दृष्टि से देखते थे, यानी उन्हें अनार्य कहते थे और इसलिए उन्होंने उनके लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद में बिहार के निवासियों के लिए, बिहार क्षेत्र या फिर गांगेय घाटी क्षेत्र के निवासियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका है कीकट। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा जो वेद है अथर्ववेद और एक पंचविश ब्राह्मण में भी बिहार के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो बिहार क्षेत्र के लिए अथर्ववेद में एवं पंचविश ब्राह्मण, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पंचविश ब्राह्मण में भी और अथर्ववेद में भी बिहार के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यजुर्वेद में भी बिहार के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है या यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसका भी संबंध यजुर्वेद से ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण एवं बृहदारण्यक उपनिषद, इनमें बिहार क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या वर्णन मिलता है। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो ये भी काफी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि शतपथ ब्राह्मण वह पहला साहित्य है या पहली पुस्तक है जिसमें बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में राजा माधव विदेह का भी जिक्र है। राजा माधव विदेह की जो कथा है उसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इस कथा के अनुसार राजा विदेह माधव ने अपने मुख से अग्नि प्रज्वलित की और सरस्वती नदी से जंगलों को जलाते हुए वे सदा नीरा यानी गंडक नदी तक पहुंचे। इस
इस कार्य में राजा माधव विदेह के जो पुरोहित हैं गौतम राहुगढ़, वे भी साथ होते हैं और उसमें इस कथा का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में राजा माधव विदेह के द्वारा जंगलों को जलाने का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। ये जो शतपथ ब्राह्मण है जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण की जो रचना है, जो रचयिता है वे महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी बिहार क्षेत्र के एकमात्र राजवंश विदेह का जिक्र मिलता है। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऋग्वैदिक या वैदिक काल में बिहार के क्षेत्र में विकसित या बिहार के क्षेत्र में बसा हुआ एकमात्र राजवंश कौन था, तो वो आपका था विदेह राजवंश। विदेह राजवंश जिसकी स्थापना नेमि विदेह नामक शासक ने किया था। नेमि विदेह जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे और मनु के पौत्र थे। नेमि विदेह ने विदेह राजवंश की स्थापना की और इसी राजवंश के जो दूसरे राजा थे मिथि विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की। और इसी राजवंश के जो 25वें राजा थे वे जनक थे, जिनका जिक्र रामायण में हमें सीता माता के पिता के रूप में देखने को मिलता है। तो ये विदेह राजवंश वैदिक काल में बिहार के क्षेत्र में स्थित एकमात्र राजवंश है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। दोस्तों इस प्रकार हमें बिहार के संदर्भ में बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद, इन तीनों का नाम याद रखना है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से ही संबंधित है। दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं। तो 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, भद्रबाहु ने इसको लिखा है, तथा अंगुतर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इन 16 महाजनपदों में अगर हम देखें तो 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। जो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर में 3 महाजनपद थे। वो तीन महाजनपद कौन थे? तो एक मगध महाजनपद था, एक अंग और एक वज्जी संघ, जिसे हम लिच्छवी संघ भी कहते हैं। तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज अर्थात राजगिरी हुआ करती थी, जो कि बाद में पाटलिपुत्र हो गई। इसके अलावा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। दोस्तों अगर हम मगध महाजनपद की बात करें तो वर्तमान के बिहार का जो पाटलिपुत्र, गया, राजगीर, नालंदा का जो क्षेत्र है वह मगध महाजनपद का क्षेत्र था। इसके अलावा अगर हम अंग महाजनपद की बात करें तो बिहार का जो वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर जिला है वे अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा अगर हम वज्जी संघ की बात करें तो गंगा के उत्तर में जो वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है वह वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में विकसित हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि इन 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष हो जाता है और 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध राजवंश हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें कि हम नेमि विदेह और विदेह राजवंश की बात कर रहे थे, तो ये जो विदेह राजवंश है इस वंश को आगे चल के मगध के जो नंद वंश के शासक है महापद्म नंद, नंद वंश के शासक जो महापद्म नंद है, इस महापद्म नंद ने विदेह राजवंश को अपने अधिकार में ले लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार विदेह राजवंश को हमें याद रखना है कि किस प्रकार महापद्म नंद ने आगे जाकर विदेह राजवंश को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि बिहार के प्राचीन इतिहास में पाषाण काल का क्या इतिहास रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बिहार से कोई लगाव नहीं है क्योंकि वे बिहार के क्षेत्र में विकसित नहीं हुआ था। इसके अलावा हम ऐतिहासिक काल में देखें तो ऋग्वैदिक या फिर उत्तर वैदिक काल में, इसके अलावा महाजनपद काल में बिहार के क्या चर्चाएं हैं इसको हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बिहार के प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमें कुछ यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से भी बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें
तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उससे हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी कहते हैं, उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उससे भी हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा और जो विदेशी यात्री हैं जैसे कि फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत है CU की, उससे हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जो यहाँ पे फैक्ट बताए गए हैं, ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट है उसमें हम आगे की क्लासों में बात करेंगे। जब इस प्रकार अगर हम देखें तो बिहार के प्राचीन इतिहास में हमें इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। बाकी अन्य जो बातें हैं उसका अध्ययन हम जब प्राचीन इतिहास भारत के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, अब विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले लेक्चर में बिहार का मध्यकालीन इतिहास लेकर। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।